हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जो घटना सार का नेशनल करंट अफेयर है उसको करने वाले हैं। किस फॉर्म में हम करने वाले हैं? तो घटना सार का जो नेशनल करंट अफेयर है इसको हम थ्योरी के फॉर्म में प्लस एमसीक्यू के फॉर्म में, ये देखिए आपका थ्योरी का फॉर्म है। जब थ्योरी आपका कंप्लीट करेंगे इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसी से रिलेटेड उसको करेंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा याद हमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं बिना किसी देरी के जो भी अपने आपके टॉपिक हैं वो सब हम कवर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं इसी घटना सारे के, उनका सबका लिंक इसमें दिया गया है। लगभग 400 क्वेश्चन आपका वन लाइनर जो आगे दिया रहता है उसका एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। नीचे लिंक दिया गया है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं पहला हमारा क्या है। देखिए, पहला हमारा यहाँ पर क्या करा है, जो अभी आपका निर्णय हुआ था आपके इस बुक में पहला ही आप टॉपिक दिया है जो अभी आपका निर्णय आया था किसमें, अरावली पर्वत पर। ठीक है, तो उस पर काफी कंट्रोवर्सी हुआ था, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ कुछ, यहाँ पर जो आपका फैक्ट है वो देख लेते हैं, ताकि अगर कोई भी फैक्ट आपके पेपर में पूछा जाए तो आप बता दें। करें 24 दिसंबर 2025 को पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय, अब कौन सा मंत्रालय यहाँ पर वर्क कर रहा है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि मंत्रालय कौन सा वर्क कर रहा है। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय न, दिल्ली से गुजरात तक अरावली, अब कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से दिल्ली पढ़िए या दिल्ली से गुजरात पढ़िए, कि अरावली पर्वतमालाओं में खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मतलब दिल्ली से गुजरात तक जो भी खनन पट्टा होगा उस पर पूरी तरह से, मतलब कहा गया कि अब कोई भी खनन पट्टा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हुआ था। अब देखिए, यह प्रतिबंध कहाँ कहाँ लगाया गया है, राजस्थान में लगाया गया, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में समान रूप से ये लागू किया जाएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा घटनाक्रम क्या है जो ये सब विवाद उत्पन्न हुआ। क्या कर रहे हैं, 29 दिसंबर 2025 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने ही निर्णय पर क्या हुआ है, रोक लगा दिया। कौन सा निर्णय दिया गया था, तो ये 20 नवंबर 2025 के अपने पूर्व निर्णय पर उन्होंने रोक लगा दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब दिया था, 20 नवंबर को निर्णय दिया था, और इसी 20 नवंबर के निर्णय को 29 दिसंबर 2025 को इन्होंने क्या किया, रोक लगा दिया। कब रोक लगा दिया, 29 दिसंबर 2025 को। मतलब एक महीने के अंदर अंदर इतनी कंट्रोवर्सी हुआ, इनको रोक लगाना ही पड़ा। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा, देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर की बॉडी है, सबसे अपर बॉडी है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, यह निर्णय अरावली में एक सामान्य परिभाषा 100 मीटर की ऊंचाई मानक को स्वीकार किया गया था। मतलब उन्होंने कहा कि था कि जो 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियां हैं उनमें आप जो वहां पर खनन पट्टा पर दे सकते हैं, सरकार से बोला गया था। ठीक है, तो जो कि ये क्या है, बहुत ही गलत है। मतलब लोगों ने कहा कि अगर हम आप आज 100 मीटर का कर रहे हैं तो कौन कौन से जाएंगे पहचानेंगे। पता चला वहां पर कोई 150 मीटर का को होगा, कोई 200 मीटर का होगा, उसको भी कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ। आशंका थी कि छोटी पहाड़ियों पर खनन की अनुमति मिल सकती थी। हाँ, जब 100 मीटर कह दिए हैं तो जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उस पर तो आप जाके, मतलब जो खनन माफिया हैं जाकर तो खनन कर ही सकते हैं। ठीक है, बस यही जो निर्णय था, इसी निर्णय को पलट दिया गया। अपने ही निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को पलट दिया और कहा कि यहाँ पर हम रोक लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट कौन था, कोर्ट थे जस्टिस सूर्यकांत। याद रख लेंगे, जस्टिस सूर्यकांत। अन्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस जे के महेश्वरी का नाम याद रखेंगे, ये नाम याद रख लेंगे। सूर्यकांत, जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज महिंस थे। ठीक है, जस्टिस आगस्टीन जॉर्ज महिंस थे। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति एक जांच, अरावली के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति प्रस्तावित की गई है, जो क्या करेगी, स्पष्ट क्षेत्र की पहचान करेगी और यह आकलन किन क्षेत्रों को बाहर रखने, परिस्थिति संतुलन पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब है। मतलब इतना तो याद ही रख लीजिए, मतलब कुछ फैक्ट याद करना है आपको।
कि यहाँ पर जो न्यायाधीश हमारे थे वो कौन थे, और यहाँ पर जो भी क्या किया गया था, किस पर निर्णय आया था, कौन सा मंत्रालय था, ये अभी और देखते हैं। और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेज दिया। क्या नोटिस भेजा है कि केंद्र सरकार मतलब दिल्ली को, नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, तो इन सबको नोटिस भेज दिया और अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को हेल्ड कर दिया। ठीक है, अब देखिए आईसीएफआरई को एक निर्देश दिया गया। किसको दिया गया निर्देश? आईसीएफआरई को निर्देश दिया गया। कहा गया कि अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करिए। इसको निर्देश किसने दिया है? इसको निर्देश तो इसने दिया है। किसने दिया है? ये दिया है पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय ने दिया है। ठीक है, तो ये क्या है कह रहे हैं? पारिस्थितिकी संवेदनशीलता का पहचानिए वैज्ञानिक महत्व, पर्यावरणीय प्रभाव, संपूर्ण अरावली क्षेत्र के सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार करना। ठीक है, इनको दिया गया है आईसीएफआरई। जो भी डाटा आपका है वही सब रखा गया है, इन्हीं को दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर खनन से संबंधित यही है कि अरावली का संरक्षण क्यों जरूरी है, बस इसके आगे देखते हैं। अब देखिए अरावली के कुछ तथ्य देख लेते हैं जो आपके पेपर में हो सकता है पूछ ले। इस बार अरावली थोड़ा सुर्खियों में है, हो सकता है कभी पूछ ले। लंबाई कितनी है? 670 से 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 670 से 692 किलोमीटर है। विस्तार कहाँ पर है? गुजरात के पालनपुर से विस्तार रह रहा है और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार रहता है। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से यह एक है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला है। इसका निर्माण कब हुआ है? प्रोटोजोइक युग। अब देखिए यहाँ पर प्रोटोजोइक याद रख लेंगे। कब? प्रोटोजोइक युग में 2.5 से 3.2 अरब वर्ष पूर्व में इसका निर्माण हुआ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। नाम की उत्पत्ति, आरा मतलब क्या होता है? पर्वत शिखर होता है, और वली मतलब होता है कतार। जो पर्वत श्रृंखलाएं एक कतार में है, पालनपुर से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, वो सभी कतार में है, तो वली होता है, तो अरावली होता है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है कि इसका निर्माण प्रोटेजोइक, ठीक है, प्रोटोजोइक युग में हुआ है। चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं 2.5 से 3.2 अरब वर्ष पूर्व। ये देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में पूरी अरावली पर्वतमाला में खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए। तो ये सही है। ठीक है, क्या है? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने क्या किया है कि दिसंबर 2025 में अरावली पर्वतमाला में खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये सही है एकदम। कह रहे हैं यह प्रतिबंध केवल राजस्थान हरियाणा नहीं, हाँ, राजस्थान हरियाणा दिल्ली गुजरात यहाँ तक के लिए भी ये सही वो था। ये जो प्रतिबंध था हर जगह के लिए था जहां जहां अरावली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? कथन एक सही है, कथन दो गलत है। तो पहला वाला सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से की परिभाषा से जुड़े अपने 20 नवंबर 2025 का जो वर्डिक्ट के निर्णय पर 29 दिसंबर 2025 को रोक लगाई। ठीक है, तो याद रख लेंगे कब? जो 20 नवंबर 2025 के निर्णय को 29 दिसंबर 2025 को रोक लगा। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रोक किसने लगाया है, कि जो पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने लगाया है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। पिछले भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर रोक किसने लगाया है। हो सकता है आपको स्टेटमेंट में दे दे कुछ कि रोक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है उसने जो प्रतिबंध लगाया है। अब देखिए प्रतिबंध दोनों ने लगाया है। पहले प्रतिबंध किसने लगाया था? पहले प्रतिबंध जो भी ये निर्णय आया था उसके खिलाफ पहले प्रतिबंध लगाया था ये मंत्रालय ने निर्णय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके 2-4 दिन पहले ही ये निर्णय लगा मतलब रोक लगा दिया। अब देखिए कब यहाँ पर रोक लगाया गया? यहाँ पर 24 दिसंबर 2025 को ये मंत्रालय ने रोक लगाया। और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ देखें 24 दिसंबर 2025 को पर्यावरण वन मंत्रालय ने यहाँ पर क्या किया? रोक लगाया।
लेकिन 29 दिसंबर 2025 को क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, मतलब दोनों ही लोगों ने रोक लगाया। तो ये क्या है, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने भी, और 29 दिसंबर को ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन कौन सा रोक है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये सही हो गया आपका। अरावली पर्वतमाला सेनोजोइक, अभी हमने क्या कहा है, अरावली जो पर्वतमाला है प्रोटोजोइक युग में हुआ है। तो याद रखेंगे इसका निर्माण क्या हो गया है, प्रोटोजोइक। तो प्रोटो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब प्रोटेक्ट करना, क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। तो प्रोटेरोजोइक युग, ठीक है, प्रोटोजोइक युग होता है, ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करना 2.5 से 3.2 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। इसका मतलब प्रोटेक्ट करना, तो ना कि सेनोजोइक युग होगा। तो पहले सी वाला आंसर सही होगा। एक कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, ठीक है। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। इसका प्रोटोजोइक, प्रोटो मतलब प्रोटेक्ट करना अरावली पर्वतमाला को, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। इसका थोड़ा सा हम पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद हम करते हैं। अब देखिए, ये मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था, 22 दिसंबर 2025 को यह मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। कब, 22 दिसंबर 2025 को। करें घोषणा में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन फोन वार्ता के बाद क्या करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की वार्ता के बाद ये ये समझौता हुआ है। तो ये एफटीए समझौता कह रहे हैं जो है वो किस उद्देश्य से, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। अब देखिए मुख्य प्रावधान इसमें क्या था, न्यूजीलैंड भारत से आने वाले 100% उत्पादों पर आयात शुल्क समाप्त करेगा, ठीक है। भारत से जो आयात शुल्क है लग रहा है उसको समाप्त करेगा। न्यूजीलैंड भारत से आने वाले, ठीक है, जो भारत का जाता है, मतलब बहुत से सामान जाते हैं ना न्यूजीलैंड। तो जो जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ का मैं मान लीजिए एक व्यापारी हूँ, ठीक है। तो मैं आपका एक व्यापारी से कहाँ पर एक कितने रुपए का, 70 रुपए का मैं सामान है मेरा, ठीक है। तो मैं ट्रांसपोर्टेशन रोटेशन सब चार्ज और मिलके वो 100 रुपए का सामान बन गया। अब ये न्यूजीलैंड है। अब न्यूजीलैंड में जब ये इंटर कर रहा है तो इस पे 100% का क्या हो गया, टैरिफ लग गया। तो ये 100 को क्या हो गया, 100 का सामान था, 100 का टैरिफ हो गया, ये तो 200 रुपये का हमारा हो गया। तो इसीलिए इसी को कम करना कि ताकि जो यहाँ पर मैं यहाँ सामान बेचूं, मेरा सामान ज्यादा अगर सस्ता होगा तो वहां पर ज्यादा तो लोग खरीदेंगे। तो यही होता है, हर देश यही कहते हैं कि जो हमारा सामान आ रहा है उसका टैरिफ कम लगाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जैसे भारत पर ट्रम्प हमेशा धमकी देते रहे हम इतना टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि हमारा जो हमारे यहाँ सामान है उनकी अगर मार्केट देखा जाए, चाइना वो आपका यूएसए बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे बहुत सी चीजें यूएसए में बिकती हैं। अगर टैरिफ लगा देता है तो हमारे सामान बिकेंगे। जो सामान हमारा कह रहे हैं 100 रुपये मिल रहा है, 500% टैरिफ लगाएंगे तो वो 500 रुपये का हो जाएगा, तो हमारा सामान वहां पर कोई खरीदेगा। इसीलिए हम सब ये, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि हम टैरिफ लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। टैरिफ तो सरकार भी बोल सकती है कि टैरिफ लगा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट एक आम आदमी पर पड़ेगा, ठीक है। उसका जो रोजगार होगा वो समाप्त हो सकता है। जब आपको कंपनी प्रॉफिट 100 का सामान पर 500 रुपये अगर वहां पर बेच ही नहीं पा रही है, प्रॉफिट ही नहीं पाई जाएगी, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, मतलब कंपनी धीरे धीरे दिवालिया की तरफ चली जाएगी। जब दिवालिया की तरफ चली जाएगी तो वहां पर जितने लोग रोजगार करते हैं वो सब निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी की वजह से क्या होता है, पूरा हर कंट्री डरता रहता है कि कहीं कौन सा टैरिफ न लग जाए ट्रम्प के द्वारा, ठीक है। भारतीय निर्यात छात्रों और पेशेवरों को बड़ा लाभ होगा। अब देखिए एनडीए सरकार का जो 7वां एफटीए है, एनडीए सरकार का जो 7वां एफटीए है वो ये मतलब जो एनडीए सरकार है, भाजपा सरकार जो बनी है, अभी तक कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितने देशों के साथ साइन कर चुका है, ये देखिए। यहाँ पर पूर्व में यूएई के साथ साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, ब्रिटेन के साथ किया है, ओमान के साथ किया है, और ओमान मॉरिशस से समझौता किया है, ठीक है। और यहाँ पर
ईएफटीए क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन, उससे भी, ठीक है, तो यूनियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके भी समझौता किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रख लेंगे। और फाइव आइज के 3 देशों के साथ, ठीक है, फाइव आइज के 3 देशों के साथ अमेरिका को छोड़कर, ठीक है, फाइव आइज में कौन कौन से देश आ जाते हैं, अमेरिका आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, कनाडा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, न्यूजीलैंड आ जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा फाइव आइज के 3 देशों के साथ भी अब ये इसने कर लिया है, तो फाइव आइज के पहले देश याद रख लेंगे, हो सकता है आपका पूछ ले। तो फाइव आइज में कौन कौन सा देश होता है, तो फाइव आइज में आपका यूएसए होता है, आपका कनाडा होता है, ठीक है, यूएसए होता है, कनाडा होता है, आपका ब्रिटेन होता है यहाँ पर, ठीक है, ब्रिटेन होता है, और ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया, कितना हो गया, चार हो गए, एक दो तीन चार, हाँ, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ समझौता हमारा हो चुका है, ठीक है, ब्रिटेन के साथ हमारा क्या हुआ है, समझौता हो चुका है, तो फाइव आइज के 3 देशों के साथ हमारा एफटीए समझौता हो चुका है, ब्रिटेन के साथ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, तो ये आपको याद रखना होगा कि किसके साथ एफटीए साइन हो चुका है, क्योंकि एफटीए पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। कह रहे हैं कृषि और एमएसपी का संरक्षण। अब देखिए कृषि और एमएसपी का संरक्षण क्या होगा, ये यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर कितने देश हो गए, एक दो तीन चार पाँच, एक छः, ठीक है, छः, यहाँ पर कौन सा नहीं दिया था, यहाँ पर ये न्यूजीलैंड नहीं दिया, तो एक न्यूजीलैंड क्या हो गया, सात हो गया, तो सात देशों, जो जब से इंडिया इंडिया सरकार बनी है, सात देशों के साथ एफटीए समझौता हो चुका है। करें अब देखिए कृषि और एमएसपी का संरक्षण क्या किया गया है, करें डेयरी कुछ कृषि उत्पाद, काफी हुआ, मसाले हुआ, दालें हुआ, सब्जियां, इनको बाहर रखा गया। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हो गया, इनको बाहर रखा गया, मतलब यहाँ के ये भी तो देखना होगा कि जो यहाँ के सामान न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, मतलब पता चला कोई सामान न्यूजीलैंड से आ रहा है, और न्यूजीलैंड वाला सामान हमको, जैसे दूध कितने मिलता है, 35 रुपए में मिलता है, दूध हमको न्यूजीलैंड कितना दे रहा है, 20 रुपए में दे रहा है। फिर जो यहाँ के सेक्टर होंगे न्यूजीलैंड, यहाँ इंडिया के, अमूल दूध, अब वो सोचेगा हमारा 35 रुपए का दूध नहीं बिक रहा है, और ये 20 रुपए का दूध न्यूजीलैंड का बिक रहा है, क्योंकि उस पर कोई आपको हम गवर्नमेंट ने शुल्क लगाया नहीं है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को भारत सरकार ने कि सरकार ये कृषि से रिलेटेड और एमएसएमई से रिलेटेड उसको बाहर रखा गया है एफटीए से, ताकि जो न्यूजीलैंड के सामान है भारत में बहुत ज़्यादा आके मतलब हर पूरी तरह से फैल ना जाए, और वो लोग, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए, लोग बहुत कम होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे देश का प्रोडक्ट है, ये बाहर का प्रोडक्ट है, सभी लोग क्या सोचते हैं कि जहाँ सस्ता मिल जाता है लोग खरीद लेते हैं, तो बस यही है। इस पर न्यूजीलैंड में कोई आयात शुल्क नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डेयरी कुछ इसको बाहर रखा गया है, कुछ कृषि और एमएसएमई को संरक्षण किया, शुल्क रियायत से बाहर कौन कौन से किया गया है, डेयरी उत्पाद में जैसे दूध, क्रीम, दही, पनीर, इनको शुल्क उत्पाद से बाहर रखा गया है, रियायत, शुल्क रियायत से बाहर रखा गया है, मतलब इसमें लगेगा ही। पशु उत्पाद, भेड़ मांस को छोड़कर, सब्जियां, प्याज, प्याज हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, मक्का हुआ, इन सबको छोड़कर, ठीक है, ये सबको हटा दिया गया है, ठीक है, चीनी, कृत्रिम शहद, वसा, तेल। अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र कौन से हैं, हथियार, गोला बारूद, रत्न आभूषण, तांबा, एल्युमिनियम, उनसे बड़े जो उत्पाद है वो, ठीक है, उन पर टैरिफ तो लगेगा ही है। लेकिन जो सेब आया, जैसे क्या होता है, न्यूजीलैंड सेबों पर शुल्क छूट पाने वाला पहला देश बना है, तो मतलब अगर उसका सेब आ रहा है तो उस पर छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब आप न्यूजीलैंड के भी सेब खाएंगे क्योंकि वो ठंडा एरिया है न्यूजीलैंड, तो वहां पर सेब बहुत बड़े पैमाने पर, तो भारत में वर्तमान शुल्क कितना है, 50% सेब है, तो वहां से जो सेब आता है, मान लीजिए 100 रुपए किलो सेब है, तो उस पर 50% टैरिफ लगा देते हैं, तो 150 का हो जाता है, लेकिन अब वो क्या होगा, छूट पाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि सेबों पर आयात करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये न्यूजीलैंड है। भारत से न्यूजीलैंड निर्यात पर शून्य शुल्क। वाइन और शराब, जैसे भारत ने क्या किया है, न्यूजीलैंड को क्या भेजा है, वाइन भेजा है और शराब भेजा है, तो जो भारत ने भेजा है उस पर शून्य शुल्क लगाएगा, मतलब अगर हमारा
एक वाइन 500 का है तो 500 का हो। न्यूजीलैंड वाइन पर शुल्क 10 वर्षों में, जिसे न्यूजीलैंड पर जो शुल्क होगा वो 10 वर्षों में घटेगा। पहले दिन 100%, दूसरे फिर 10वें वर्ष 50%, ऐसे घटेगा। वर्तमान में अंगूर की वाइन पर 150% शुल्क है। ठीक है, कितना है? वर्तमान में अंगूर की वाइन पर 150% शुल्क है। शराब वाइन से वही है जो है, 150% है। एफटीए के बाद 10 वर्षों में 50% हो जाएगा। ठीक है। न्यूजीलैंड द्वारा 15 वर्षों में $20 अरब की एफडीआई की प्रतिबद्धता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम $20 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देंगे यहाँ पर। 5 वर्षों में भारतीय द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक पहुंचाने की संभावना। फास्ट ट्रैक निवेश के केवल निर्यात हेतु उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए है। न्यूजीलैंड कंपनियां भारत में डेयरी और कच्चा माल लाकर उत्पाद बनाएंगी, पर सारा उत्पादन का निर्यात होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर सहमति 22 दिसंबर 2025 को बनी। कह रहे हैं जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, उस पर सहमति कब बनी? कह रहे हैं 22 दिसंबर 2025 को बनी। ये आपका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन कर रहे हैं, तो सही है 22 दिसंबर 2025 को। कर इस एफटीए के तहत भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर न्यूजीलैंड को शुल्क रियायत दिया है। तो कह रहे हैं कृषि और डेयरी नहीं, कृषि और डेयरी को छोड़कर, क्योंकि वहां पर न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, यहाँ पर बहुत सस्ते रहते हैं कृषि और डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट तो खास तौर पर, तो इस पर कोई रियायत नहीं दिया गया है। कथन एक सही है, कथन दो आपका गलत है। अब करें न्यूजीलैंड, भारत न्यूजीलैंड एफटीए के तहत न्यूजीलैंड की वाइन पर शुल्क 10 वर्षों से घटाकर 50 वर्ष कर दिया जाएगा, 50% कर दिया जाएगा भैया। जो 100% अगले 10 वर्षों में घटाकर 50% कर दिया जाएगा। इस समझौते के तहत भारतीय छात्रों के लिए न्यूजीलैंड में पढ़ाई के दौरान काम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, करें कोटा जो प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो हाँ, ये भी सही है, कोटा प्रणाली प्रतिबंध नहीं रहेगा, कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। दोनों ही कथन आपका क्या है, सही है। तो ये दोनों कथन उस ये वाला बी वाला ए वाला होगा, तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। नहीं, देखते हैं, कह रहे हैं देखिए गुजरात का टाइगर स्टेट पुनः बहाल हो गया है। करें गुजरात का जो टाइगर स्टेट है उसको पुनः बहाल कर दिया गया है। मुख्य उपलब्धि क्या है? 26 दिसंबर 2025 को गुजरात को 33 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 33 वर्षों के बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। किसको? गुजरात को। 26 दिसंबर 2025 को। निर्णय किसने लिया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो गुजरात को टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। क्या? राष्ट्रीय बाघ निर्माण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अब देखिए बहाली का आधार क्या होगा? कोई तो बेस होगा कि क्यों हम यहाँ पर टाइगर स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। तो ये देखिए रतन महल स्लॉथ बियर अभ्यारण्य दहोदा जिला में बाघ की निरंतर उपस्थिति के ठोस प्रमाण मिल रहे थे। मतलब लग रहा था कि यहाँ पर बाघ मौजूद है। और कैमरा ट्रैप और सीसीटीवी फुटेज में यह अस्थायी आवाज की भी यहाँ पर पुष्टि की गई है। इसके आधार पर गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन AITE 2026 में शामिल किया गया है। किसमें? ऑल इंडिया एस्टिमेशन टाइगर एस्टिमेशन 2026 में इसको शामिल किया गया। मतलब ये बहाली का आधार होगा। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या कहा गया है? 1989 गुजरात आखिरी बार राष्ट्रीय बाघ गणना में शामिल, केवल पगचिन्ह दर्ज हुआ था 1989 में। 1992 में क्या हुआ था? फोटोग्राफिक भौतिक प्रमाण पत्र न होने पर सूची से बाहर कर दिया गया है। मतलब जब ये बाघ चल रहा है तो वहां पर उसके तो पदचिन्ह भी तो दिखने चाहिए, उसका फोटोग्राफिक कैमरा वैमरा लगा वो भी दिखना चाहिए। 2019 में एक बाघ की अकाल्पनिक उपस्थिति 15 दिन अस्थायी आबादी नहीं बनी। परिणाम स्वरूप गुजरात 30 वर्षों तक औपचारिक बाघ आकलन से बाहर हो गया है। मतलब कोई बाघ नहीं मिला था वहां पे। फरवरी 2025 में
मध्य प्रदेश गुजरात सीमा के पास, ठीक है, 4 वर्षीय बाघ रतन महल अभ्यारण्य में प्रवेश करता है। बाघ लगभग 10 महीनों तक लगातार मौजूद, अस्थायी नहीं, मतलब लगातार मौजूद था, और या नहीं कह सकते कि यह अस्थायी था। AIT 2000, देखिए ऑल इंडिया टाइगर एक्सपीडिशन 2026 की शुरुआत इंदौर से, ठीक है। 1989 के बाद पहली बार गुजरात इस राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा है। गुजरात हुआ मध्य प्रदेश सीमा पर समर्पित कैमरा ट्रैप सर्वे से, ठीक है। बाघ अभी रेडियो टैग नहीं है, बाघ अभी रेडियो टैग नहीं है, गणना के दौरान टैगिंग होगी, ठीक है। अंतर ये राज्यीय आवागमन के वैज्ञानिक ट्रैकिंग संभव है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षण को सफलता को मजबूती मिलती है। पश्चिम भारत में बाघ संरक्षण का विस्तार किया गया, और जैव विविधता, मतलब इसका महत्व यही है बस। अब देखिए, गुजरात को 26 दिसंबर 2025 में को 33 वर्षों के अंतराल पर पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया। क्या 33 वर्षों के बाद गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है कि नहीं? तो बताइए यहाँ पर ये सही है या गलत है? तो सही है, ठीक है। गुजरात को क्या है, पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है 26 दिसंबर 2025 को, 33 वर्षों के अंतराल के बाद। गुजरात को यह दर्जा गिर अभ्यारण्य के बाघों की अस्थायी उपस्थिति के कारण दिया गया है। गिर गिर अभ्यारण्य के बाघों की अस्थायी उपस्थिति के कारण दिया गया है, नहीं। कौन सा अभ्यारण्य है? रतन महल स्लॉथ बियर अभ्यारण्य, दहोदा जिला में, ठीक है। कौन कौन सा है? रतन महल, याद रखें, गुजरात को यह दर्जा रतन महल जो बियर अभ्यारण्य है, तो इसका नाम याद रखेंगे, रतन महल कहाँ पे है? ये यहाँ पर है, ना कि ये यहाँ पे, ये मतलब इसमें पाया गया है, गिर में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, और दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में शामिल करने की पुष्टि कर दिया है। किसने? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किसको? गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 में शामिल करने की पुष्टि कर दिया है। दूसरा क्या है? रातन महल अभ्यारण्य में पाए गए बाघ को पहले ही रेडियो टैग किया जा चुका, अभी रेडियो टैग इसको नहीं किया गया है, ठीक है। अभी हमने बताया इसको रेडियो टैग नहीं किया गया है। ये वाला सही है, पहला वाला सही है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान, देखिए तारीख कब थी? 30 दिसंबर 2025 की। ध्रुव NG मतलब न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर, इसका नाम याद रखिएगा, ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान हुई है। निर्माता कौन था? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, याद रख लेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ध्रुव NG का निर्माण करता है। दूसरा कह रहे हैं कि इसके साथ ही HAL का नागरिक उड्डयन हेलीकॉप्टर क्षेत्र औपचारिक प्रवेश हुआ। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी, इस ऐतिहासिक उड़ान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किरजापू राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाई। इसको हरी झंडी किसने दिखाई? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजराप राम मोहन नायडू ने इसको हरी झंडी दिखाई। स्थान हेलीकॉप्टर HAL हेलीकॉप्टर डिवीजन बेंगलोर, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तकनीक और नियामक उपलब्धि, यह पहला अवसर है जब किसी एयरो इंजन को भारत में स्वदेशी उत्पादन के लिए DGCA का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो यह पहला अवसर है जो एयरो इंजन को भारत में स्वदेशी उत्पादन के लिए DGCA का प्रमाण मिला है, DGCA प्रमाण मिला है। यह उपलब्धि फ्रांस की सैफरॉन इंजन कंपनी के सहयोग से DGCA के सम्मेलन से संबंध हुई। फ्रांस की कौन सी? सैफरॉन इंजन की कंपनी है। ध्रुव NG हेलीकॉप्टर प्रमुख विशेषताएं, वजन कितना है? लगभग 5.5 टन। इसका कितना है? ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर की विशेषताएं क्या है? लगभग 5.5 टन है। प्रकार क्या है? दोहरे इंजन व हल्का बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। इंजन 1H1C दोहरे शक्ति इंजन है। कॉकपिट आधुनिक ग्लास कॉकपिट है। सिस्टम उन्नत एविरोनिक्स से सुरक्षा, मतलब है, रिसाव होने पर स्वतः बंद होने वाला ईंधन टैंक है। करें, ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर की पहली सफल उड़ान 30 दिसंबर 2025 को हुई। इसके साथ HAL ने नागरिक उड्डयन हेलीकॉप्टर क्षेत्र में प्रवेश किया। तो याद रख लेंगे ये सही है या गलत है। तो अभी हमने बताया कि ये आपका सही है, ठीक है।
तो ये आपका सही है। ध्रुव एनजी प्रयुक्त एरोस्पेस इंजन को भारत में स्वदेशी उत्पादन के लिए डीजीसीए से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किसके साथ प्रमाण प्राप्त हुआ है? डीजीसीए से प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ये भी सही है आपका। किससे प्रमाण प्राप्त हुआ? डीजीसीए से प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपका क्या हुआ? दोनों ही कथन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला मानक। अब देखिए अगरबत्तियों के लिए क्या हुआ है? भारत का पहला मानक तैयार किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर, कह रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता जो दिवस होता है उसके 2025 उसके मतलब अवसर पर जारीकर्ता संस्थान क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने जारी किया है। तो अगरबत्तियों के लिए मानक जो हुआ है उसको किसने जारी किया है? बीआईएस ने जारी किया है। मानक क्या होगा? आईएस 19412, याद रख लेंगे, आईएस 19412 2025। ठीक है, आईएस 19412 2025। महत्व, अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला समर्पित भारतीय मानक है। याद रख लेंगे, अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला समर्पित भारतीय मानक है। उद्देश्य, उपभोक्ता सुरक्षा, उत्पाद गुणवत्ता को सुदृढ़ करना। याद रख लेंगे, उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद गुणवत्ता को इसको सुदृढ़ करना। अगरबत्तियों को मानक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और गुणवत्ता में एक रूप बनाना। याद रखिए, मानक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और गुणवत्ता में एक रूप बनाना। सुरक्षित घरेलू उत्पादों और नैतिक विनिर्माण को बढ़ावा देना। कह रहे हैं सुरक्षित घरेलू उत्पादों और नैतिक विनिर्माण को इसमें क्या करना? बढ़ावा देने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानक के प्रमुख पोषक फोकस क्षेत्र क्या है? कच्चे माल की गुणवत्ता, ठीक है, जलने के लिए विशेषताएं और राख का व्यवहार, सुगंध का प्रदर्शन और स्थिरता, रासायनिक सुरक्षा और विषाक्त पर नियंत्रण। तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, फोकस क्षेत्र है मानक के। रासायनिक प्रतिबंध है, ठीक है, किसमें मतलब केमिकल रिस्ट्रिक्शन लगा के दिया गया है। एलिथ्रिन, ठीक है, हाँ, एलिथ्रिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, परमेथ्रिन पर लगा गया है, साइपरमेथ्रिन पर लगा दिया गया है, डेल्टामेथ्रिन पर और फिप्रोप्रिन पर, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तंत्रिका तंत्र को नुकसान और शत्रुत्व को जोखिम से जुड़े के लिए इसी इन पर क्या हुआ है? कहें इनको नहीं यूज किया जाएगा उस पर। ठीक है, कृत्रिम सुगंध मध्यवर्ती रसायनों पर भी रोक, बेंजिल साइनाइड, एथिल एल्किलेट, ये सब को क्या क्या है? ये रोक लगा दिया गया है। जो ये पर्यावरण प्रभाव पैदा करते हैं, इस सबको रोक लगा दिया गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक है। भारत क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती उत्पादक और निर्यातक है। पहली बार अगरबत्तियां औपचारिक गुणवत्ता और सुरक्षा नियामक ढांचे के अंतर्गत आई। यह मानक घरेलू वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अगरबत्तियों के लिए पहला भारत मानक आईएस 19412 2025 अधिसूचित किया है। क्या यह सही है कि नहीं? भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अगरबत्तियों के लिए भारत का पहला आईएस 19412 2025 अधिसूचित किया है। यह मानक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर घोषित किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो 2025 होता है उसी के अवसर पर यह क्या किया गया है? यह घोषित किया गया। तो क्या है? तो दोनों ही कथन ये सही है, ये याद रख लेंगे। आईएस 19412 है, 2025 तो याद ही रहेगा, 19412 याद रख लेंगे। ठीक है, नहीं देखते हैं, करें आईएस 19412 2025 के तहत अगरबत्तियों में कुछ कीटनाशक और कृत्रिम सुगंध रसायनों के उत्पादन पर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, प्रतिबंध लगा दिया गया है। एलिथ्रिन, प्रमेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन जैसे रासायनिकों को इस मानक के तहत अनुमत किया गया है। ठीक है, तो ये भी सही है, इसी के तहत किया गया है। नहीं देखते हैं कि बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन करें। बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन, उसी पर हम अभी आपका क्वेश्चन आएगा। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। स्थान कहाँ? आईआईटी पटना में इसको लगाया गया है। कहाँ पर? आईआईटी पटना में। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम रुद्र। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम रुद्र। परम से पटना, परम रुद्र। ठीक है, उपलब्धि, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर ये होगा।
योजना राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के अंतर्गत। उद्घाटन से जुड़ी जानकारी क्या है? उद्घाटनकर्ता अमितेश कुमार सिन्हा ये उद्घाटन करता है। पद अतिरिक्त सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बिहार में किसी भी शैक्षणिक स्थान और सरकारी कार्यालयों में स्थित पहला सुपर कंप्यूटर है, तो ये याद रख लेंगे। उद्घाटनकर्ता कौन से? तो अमितेश कुमार सिन्हा, ठीक, अतिरिक्त सचिव हैं। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा है, ठीक है। करें तकनीकी विशेषताएं क्या है? विशाल डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता रखता है, जटिल सिमुलेशन और उन्नत मॉडलिंग की सुविधा होता है। पहले सीमित संसाधनों के कारण कठिन शोध कार्य अब संभव हो गए हैं। लागत बिहार और आसपास के अनुसंधान क्षमताओं में वृद्धि होगी। आईआईटी पटना के 10 विभागों के लगभग 60 फैकल्टी सदस्य, 400 छात्र इसमें लाभान्वित होंगे। उन्नत डेटा मिलेगा, भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी। करें आईआईटी पटना ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया। क्या बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन किया गया? एकदम सही है। करें परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राज्य सचिवालय पटना में स्थापित किया गया है। करें जो ये आपका सुपर कंप्यूटर है, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? राज्य सचिवालय पटना में स्थापित किया गया है, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा गलत है, केवल पहला वाला सही है, तो यहाँ पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखिए यहाँ पर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, यहाँ देखिए कहाँ का, ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आईआईटी पटना में संस्थान कौन सा? आईआईटी पटना में किया गया। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये राज्य सचिवालय पटना में नहीं, आईआईटी पटना में किया गया है, ठीक है। तो याद रख लेंगे आईआईटी पटना में। कथन एक सही है, कथन दो गलत है। वैसे भी राज्य सचिवालय में वहां पर नेता समझ क्या पाएंगे, ठीक है। नेता थोड़ी समझ में आएगा कि सुपर कंप्यूटर क्या है, वो तो जो स्टूडेंट है आईआईटी के वही तो समझ पाएंगे, ठीक है। तो वहीं पर किया गया है, तो याद रख लेंगे कथन एक सही है, कथन दो गलत है आपका। अब देखिए परम रुद्र बिहार के किसी शैक्षणिक संस्थान सरकारी कार्यालयों में स्थापित पहला सुपर कंप्यूटर है। कहें यह पहला सुपर कंप्यूटर है परम रुद्र, तो हाँ एकदम सही है। आपको याद हो रहा होगा, देखिए कुछ चीजें जैसे थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाता है। सिर्फ आप अगर ये पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कम याद होता है। इस सुपर कंप्यूटर से आईआईटी पटना के केवल छात्रों को लाभ मिलेगा, फैकल्टी सदस्य इससे लाभान्वित नहीं होगा। नहीं, इससे सब कुछ लाभ, सब लोग लाभान्वित होगा। एक कथन सही है, कथन दो गलत है, ठीक है। तो ये याद रखने का पहला वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। संथाली भाषा भारतीय संविधान का विमोचन, ये देखते हैं। 25 दिसंबर 2025 की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति कौन? ये हमारी राष्ट्रपति। ओल चिकी लिपि, क्या कर रहे हैं अब इसका देखिएगा। ओल चिकी लिपि में प्रकाशित संथाली भाषा के भारतीय संविधान का विमोचन किया। याद रख लेंगे संथाली भाषा का किस लिपि में? ओल चिकी लिपि में, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ओल चिकी लिपि में प्रकाशित संथाली भाषा के भारतीय संविधान का इन्होंने विमोचन किया। यह पहल भाषाई समावेशन, क्या रहे, भाषाई समावेशन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। तो भाषाई समावेशन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण को ही क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। संथाली भाषी नागरिक अपनी मातृभूमि में संविधान और अधिकारों को समझ सकेंगे। मान लीजिए कोई संथाली है, वो और भाषा नहीं जानता है, तो क्या है, अब क्या है, वो अपनी मातृभाषा में अपने अधिकार को वो समझेंगे कि हमारा अधिकार यही है। विशेष तथ्य क्या है? यह विमोचन ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्षों में हुआ है। संविधान की 8वीं सूची में संथाली को शामिल होने के बाद यह कदम भारत की आदिवासी भाषाओं और सांस्कृतिक विविधता की संरक्षण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखेंगे। संथाली भाषा भारत है 8वीं सूची में शामिल है, ये भी याद रखें। संथाली भाषा का संवैधानिक महत्व क्या है? संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए आपको ये पढ़ने से ये होता है, आपको बहुत सी चीजें जो आपके फैक्ट है वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। फिर आप ही सबका वो रहता है कि हम यहाँ पर आपके लिए ये सब चीजें लाते हैं, ठीक है। आपको भी पता होगा मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ें आपको
पेड नहीं दिया जाता, हर चीज़ आपको फ्री में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो सिर्फ आपसे इतनी उम्मीद रहती है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है। संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन 2003 था। तो 90वां जो संविधान संशोधन था वो 2003 था, जो संथाली भाषा के महत्व को बताया गया है इसमें। संथाली भाषा भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में एक मानी जाती है। अब इसको कहाँ कहाँ बोली जाती है संथाली भाषा? तो ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार में जो जनजातीय समुदाय संथाली होती है वो उनके द्वारा ये बोली जाती है। तो ये संथाली को संविधान की 8वीं सूची में 92वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये क्या किया गया है? जोड़ा गया है। भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में एक मानी जाती है। तो ये याद रख लेंगे। करें संथाली भाषा में भारतीय संविधान की विमोचन कब और किस लिपि में किया गया? करें कब विमोचन किया गया और ये किस लिपि में विमोचन किया गया, ये बताना है। तो कब किया गया? 25 दिसंबर 2025 को ओल चिकी लिपि में। तो याद रख लेंगे 25 दिसंबर 2025 में ओक लिखित लिपि में भारतीय संविधान का संथाली भाषा में विमोचन किया गया। ने देखते हैं संथाली भाषा को भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? करें संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? ये बताइए कौन सा संशोधन है ये? तो अभी हमने क्या किया था? 92वां संविधान 92वां जो अमेंडमेंट है 2003 में आया था। 92वां अमेंडमेंट 2003 में जो आया था यही था संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने। 92वां जो संविधान संशोधन 2003 है उसकी बात कर रहे हैं। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट, संक्षिप्त उसका नोट देखते हैं। दुनिया की एआई लैब असिस्टेंट, ठीक, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। विकासकर्ता कौन सा है? दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंस, ठीक है। एआई लैब असिस्टेंट, ए वो हो सकता पूछ ले AILA क्या है, ठीक है। तो क्या है? विकासकर्ता क्या है? आईआईटी दिल्ली है। सहयोगी देश कौन से है? डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से आईआईटी दिल्ली ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है, ठीक है। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है, मतलब इसको सिस्टम विकसित कर लिया गया है भारत के द्वारा। किनके सहयोग से? डेनमार्क और जर्मनी के सहयोग से। शोध नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित किया गया था। यह शोध किस में प्रकाशित किया गया था? नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित किया जाता है, एक मैगजीन आती है, ठीक है। आईएलए क्या है? यह एआई प्रणाली प्रयोगशाला में मानव वैज्ञानिक की तरह काम कर सकती है। किसमें? प्रयोगशाला में मानव वैज्ञानिक की तरह काम कर सकती है। केवल टेक्स्ट लिखने और जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रयोग भी कर सकती है। तो याद रख लें केवल टेक्स्ट लिखने और जवाब देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रयोग भी ये कर सकती है। ने देखते हैं। करें AILA की क्षमताएं। प्रयोग की योजना बनाना, वास्तविक उपकरणों को चलाना, माइक्रोस्कोप सेट करना, परमाणुओं का विश्लेषण करना, वैज्ञानिक की तरह निर्णय लेना। अब देखिए मुख्य उपकरण और लाभ क्या है। ऑटोमेटिक फोर्स माइक्रोस्कोप, AFM को चलाना बहुत जटिल है, लेकिन AIL सही है, ठीक है। सेटिंग 7 से 70 मिनट में सही कर देती है। इसमें पूरा दिन नहीं लगता। मतलब यही सब चीज़ें हैं, सिर्फ आपको यहाँ पहला वाला चीज़ें याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। करें तकनीकी चुनौती। यह AFM चलाने के लिए नैनो स्केल फिजिक्स की सतही क्रियाएं और रियल टाइम फीडबैक नियंत्रण आवश्यक है। AI को वास्तविक लैब स्थितियों में करने के लिए प्रैक्टिकल चुनौतियां भी हैं, ठीक है। ये सब है, बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, बस यही सब याद रखिए। AI की वास्तविक क्षमता दिखाई गई है इसमें। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट किस जर्नल में प्रकाशित किया था? ये किस जर्नल में प्रकाशित किया? नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित किया गया। तो याद रखिए नेचर कम्युनिकेशन। ये देखिए AILA प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? करें AILA प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो प्रयोगशाला में वास्तविक उपकरणों को चलाकर वैज्ञानिक तरीके से काम करना, ठीक है, यही इसका मुख्य लक्ष्य है। आईएलए का शोध है मुख्य रूप से किस जटिल उपकरण पर केंद्रित है? तो ये किस पर है? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप पर केंद्रित है। याद रखें एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप पर ये केंद्रित है। भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दिया गया है।
तो भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को क्या किया गया है, मान्यता दिया गया है। प्रस्तावक राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन, घटना आईयूसीएन विश्व संरक्षण कार्यक्रम 2025 में, ठीक है, याद रख लेंगे। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस जो है वो 2025 में, राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है। वास्तविक घटना क्या है, 2025। भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता देने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ओमकार फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, ओमकार फाउंडेशन के द्वारा। स्थान क्या है, पाक की स्थापना पाक की खाड़ी में तमिलनाडु में। तो याद रखिए स्थान कहाँ पे है, पाक की खाड़ी तमिलनाडु में। स्थापना वर्ष 2022 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा। कानूनी आधार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। क्षेत्रफल 448.34 वर्ग किलोमीटर। समुद्री घास 12,225 हेक्टेयर से अधिक। पारिस्थितिक महत्व क्या है, समुद्री घास कई समुद्री प्रजातियों का पोषण करती है। यह कार्बन प्रच्छादन को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डुगोंग का महत्व क्या है, डुगोंग एक समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। क्या है ये डुगोंग, क्या है, एक समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है जो समुद्री घास पर पूरी तरह से निर्भर है। किस पर निर्भर है, समुद्री घास पर पूरी तरह से निर्भर होती है। भारत में प्रमुख रूप से पाक की खाड़ी में पाया जाता है। यह साथ ही मन्नार की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में मिलता है। तो भारत में कहाँ पर, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ खाड़ी में ये मिलता है डुगोंग, ठीक है। एक समुद्र शाकाहारी स्तनधारी है। वैश्विक सिफारिश क्या है, आईयूसीएन ने भारतीय मॉडल और संविधान हिंद महासागर आईयूसीएन ने भारतीय मॉडल को हिंद महासागर के अन्य हिस्सों दुनिया के इसी प्रकार के प्रयासों को अपनाने की सलाह दिया है, ठीक है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व पाक तमिलनाडु की पाक की खाड़ी में स्थित है। हाँ, इसे 2022 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था। करें वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 के तहत क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। तो ये क्या है आपका, बताइए कौन सा सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट का सही है, ठीक है। पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कब स्थापित किया गया था, 2022 में स्थापित किया गया था। 1972 के तहत स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर, पाक की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में। करें डुगोंग केवल समुद्री घास पर निर्भर है, यह एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। करें यह एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है। डुगोंग केवल समुद्री घास पर निर्भर है और यह एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी है, सही है। आईयूसीएन मान्यता के लिए प्रस्ताव में आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में यह प्रस्ताव पारित किया। करें आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 में यह क्या किया, यह प्रस्ताव पारित किया। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही हो जाता है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व का क्षेत्रफल 448.34 वर्ग किलोमीटर है। कहें 448.434 वर्ग किलोमीटर है, सही है। इसमें समुद्री घास के प्रतिशत 12,250 हेक्टेयर में अधिक फैला हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। डुगोंग की अनुमानित आबादी लगभग 200 है। आईयूसीएन ने इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। कह रहे हैं आईयूसीएन ने इसको क्या, देखिए अभी हमने इसको नहीं पढ़ा ना, तो इसको याद रख लेंगे। आईयूसीएन ने इसको वल्नरेबल प्रणाली में, संकटग्रस्त प्रणाली में रखा गया है। डुगोंग की अनुमानित आबादी लगभग कितना है, 200 है। करें डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। किसको, अनुसूची 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची फर्स्ट में क्या किया गया, इसको सूचीबद्ध किया गया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पर, क्या डुगोंग की अनुमानित आबादी लगभग 200 है। आईयूसीएन ने इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया, एकदम सही है। डुगोंग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर कहाँ पर बनेगा, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर, भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया। लगभग 250 किलोमीटर टाइगर कॉरिडोर राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्वों पेंच, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ को जोड़कर बाघों के प्राकृतिक विचरण और संरक्षण को बढ़ावा देना। इस परियोजना में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। कितना, 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसमें राजस्थान के हिस्से भी जुड़े हैं, जिससे एक बड़ा अंतरराज्यीय बाघ चीता गलियारा
बनता है। क्या है? अंतरराज्यीय बाघ चीता गलियारा यहाँ पर बनता है। यह कॉरिडोर बाघों की आनुवंशिक विविधता बनाए रखने, सुरक्षित आवागमन गमन सुरक्षित करने और विकास पर्यावरण संतुलन को सुरक्षित कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परियोजना का विकास एनएचएआई और राज्य लोक निर्माण विभाग के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसको एनएचएआई और राज्य लोक निर्माण विभाग से किया जाएगा। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनने वाला है। ठीक है, याद रख लेंगे मध्य प्रदेश में बनने वाला है। एक बार हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखते हैं। भारत का पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है, तो हाँ एकदम सही है। भारत का पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। यह लगभग 250 किलोमीटर लंबा है। राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्वों को ये क्या करता है? जोड़ता है। करें यह राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्वों को जोड़ता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। करें इस टाइगर कॉरिडोर में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसमें राजस्थान का हिस्सा भी आता है। करें इसमें राजस्थान का भी हिस्सा आता है। यह परियोजना केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही सीमित है और किसी राज्य में नहीं है। करें यह केवल मध्य प्रदेश के अंदर ही सीमित है और किसी राज्य में नहीं है। नहीं, राजस्थान में जाता है। तो केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। करें इस परियोजना का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई और राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका किया जा रहा है। ठीक है, तो हाँ सही है, इसका एनएचएआई और राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका किया जा रहा है। करें इस कॉरिडोर का उद्देश्य बाघों के आवागमन को रोकना और टूरिज्म बंद करना, मतलब इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट। नहीं, देखते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच संयुक्त व्यापार और निवेश समिति, ठीक है, जेटीआईसी बनी है। ठीक है, तो याद रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें देखते हैं, ये नहीं, ठीक है, ये वाला देखें। तो भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार और निवेश समिति जो बनी है, तारीख क्या थी? 19 दिसंबर 2025 तारीख होती है। उद्देश्य क्या होता है? द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। स्थापना भारत नीदरलैंड संयुक्त व्यापार समिति। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या है? ज्वाइंट ट्रेड जो क्या है, इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। प्रकार औपचारिक संस्थागत ये तंत्र है। तो ये पूछ सकता है आपके पेपर में, जेटीआईसी अभी किस देश के साथ बना है? तो भारत और नीदरलैंड के बीच। हस्ताक्षर करता क्या है? भारत और उद्योग मंत्रालय जहाँ पर, और नीदरलैंड का विदेश मंत्रालय। तो भारत का उद्योग मंत्रालय इसमें हस्ताक्षर किया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और नीदरलैंड का विदेश मंत्रालय ने इसमें हस्ताक्षर किया है। मुख्य कार्य क्या है? व्यापार और व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करना, निवेश प्रवाह को बढ़ाना, बस यही सब है। वार्षिक रूप में आयोजित होती है बैठकें। बारी बारी भारत और नीदरलैंड में होगी से। ठीक है, भारत वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और नीदरलैंड विदेश के आर्थिक संबंध महानिदेशक है। अब देखिए क्या समझौता हुआ है, अन्य संबंधित समझौते क्या हुए थे? ये तो हुआ ही है जेटीआईसी। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में सहयोग करना, मतलब नीदरलैंड ने कहा है कि जो गुजरात का लोथल एरिया हड़प्पा का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्या है, उसको क्या करना है? सुरक्षित करना है। मुख्य बिंदु ज्ञान और विशेषता का आदान प्रदान करना है। ठीक है, किसका? ज्ञान और विशेषता का। भारत नीदरलैंड के बीच संयुक्त व्यापार निवेश समिति जेटीआईसी के संबंध में कौन सी बातें सही है? कह रहे हैं जेटीआईसी का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, जेटीसीआईसी बैठकें हर 2 साल में एक बार होती हैं। कह रहे हैं इसकी जो बैठकें होती हैं ये हर 2 साल में एक बार होती हैं। तो यहाँ पर क्या एक बार होती है? यहाँ क्या कर रहे हैं, ये आपका वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, बारी बारी से, मतलब एक साल भारत में आयोजित होगी, एक बार नीदरलैंड में आयोजित होगी। तो यहाँ पर 2 साल में गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा वाला कर रहे हैं जेटीसी का कार्य और संरचना की बातें करते हैं। जेटीआईसी व्यापार और निवेश संबंधी बाधाओं की पहचान और समाधान करने का कार्य करती है। जेटीआईसी की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, नीदरलैंड के वाणिज्य मंत्रालय, ये उल्टा दे दिया गया है।
भारत के वाणिज्य मंत्रालय और नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय ने इसमें सहयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला आपका क्या है, सही है, दूसरा वाला गलत है। कह रहे हैं भारत नीदरलैंड के बीच 21 दिसंबर 2025 को समझौते में कौन सा बात सही है। यह समझौता गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए हुआ। क्या है यह समझौता? गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विकास समुद्री विरासत परिषद के लिए, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के लिए के विकास के लिए हुआ। ठीक है, सही है। इसमें केवल व्यापारिक वस्तुओं के आयात निर्यात पर चर्चा हो, सांस्कृतिक नहीं। व्यापारिक और सांस्कृतिक दोनों पर निर्यात आयात की चर्चा हुई। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला सही है। न देखते हैं सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के बारे में हम बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है। देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। उद्घाटन घोषणा उद्घाटन करता 23 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल मोड से यूनिट 225 मेगावाट के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है बन जाए। ठीक है, किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। कुल क्षमता कितना है? 2000 मेगावाट। 8 साइड लगाए गए हैं 250 मेगावाट के। पहली इकाई परियोजना की पहली इकाई यूनिट 2 चालू हो गई है। योजना का प्रकार है रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये प्रोजेक्ट है। इकाइयों का क्रम अभी 3 इकाइयां जल्द चालू होने की दिशा में है। बाकी 4 इकाइयां 2026-27 के चरणबद्ध तरीके से चालू होंगी। ठीक है, अब देखिए एक तो चालू हो गई है, 3 चालू होने की दिशा में, 4 2026-27 तक चालू ही हो जाएंगी। उत्पादन क्षमता 7,442 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करना। पूर्ण रूप से जब चालू हो जाएगा तो प्रति वर्ष कितना बिजली का उत्पादन करेगा? 7,422 मिलियन यूनिट का उत्पादन करेगा। इतना ये याद रखेंगे। ठीक है, मुख्य संरचना 116 मीटर ऊंची कंक्रीट ग्रेविटी बांध उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा है। 8 हेड रेस टनल के माध्यम से पानी पर पहुंचाया जाएगा, प्रवाह होगा। स्वच्छ और सतत ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूती मिलेगी। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन क्षमता, बस यही सब आपका है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो इतना याद रखना। अच्छा, ये भी याद रख लेंगे कि ये सुबनसिरी जो जल विद्युत परियोजना है कहाँ? आपको तो पता होगा लेकिन बता दे रहा हूँ। सुबनसिरी आपने बहुत सुना होगा, नदी उदी। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है। लेकिन किस स्थान पर है? ये है गोरुका मुख। याद रखिएगा, गोरिका मुख। गोरुका मुख्य सीमा पर स्थित है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, इतना ये याद रख लेंगे। और यहाँ पर इसने मनोहर लाल ने इसका क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। मनोहर लाल कौन है? केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री है श्री मनोहर लाल। ठीक है, इनके बारे में भी याद रखेंगे। तो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। करें इसकी कुल क्षमता कितनी है? इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट है। तो क्या ये सही है? हाँ, 8 हुए तो 250 के। परियोजना रन ऑफ द रिवर नदी पर आधारित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। नहीं, देखते हमारा क्या है। सुबनसिरी लोअर परियोजना की कुल 8 इकाइयां हैं। प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट है। करें प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट है, ये भी सही है। परियोजना में 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल है। सही है, 116 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल है। सुबनसिरी लोअर परियोजना के पूर्ण संचालन से प्रतिवर्ष 7,422 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। अभी हमने कहा 7,422 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होगी। यह परियोजना नॉर्थ ईस्ट भारत और विकास और ग्रिड को मजबूती में योगदान नहीं देता है। ये गलत है, योगदान देता है। नॉर्थ ईस्ट में भारत की ग्रिड को मजबूती में योगदान देता है। भारत की पहली डीएनए हारती आधारित गणना रिपोर्ट है, इसको देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान 13 अक्टूबर 2025 को स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है। प्रमुख निष्कर्ष, हाथियों की कुल संख्या कितनी है? भारत में कुल 22,446 हाथी अनुमानित पाए गए हैं। किसमें? भारत में कुल 22,446 हाथी पाए गए हैं।
ठीक, कितना है? 22,446 हाथी अनुमानित पाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अक्टूबर 2025 इसको स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये भी याद रख लेंगे कि कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया है, स्टेटस ऑफ एलिफेंट इन इंडिया। ठीक है, वन्यजीव भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किया है। क्षेत्रवार वितरण क्या है? पश्चिमी घाट 11,934 सबसे अधिक है। उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान 6,559 दूसरा स्थान है। शिवालिक पहाड़ी पर गंगा मैदान 2,062। ठीक है, मध्य भारत पूर्व प्लस पूर्वी घाट 1,891। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। उत्तर पूर्वी पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसमें दूसरा स्थान है। शिवालिक में गंगा और मैदान में इतना है, और मध्य भारत और पूर्वी घाट में 1,891 है। ठीक है, तो इतना याद रख लेंगे। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा है 11,914। आप देखते हैं ना, केरला वेरला कर्नाटक वर्नाटक में बहुत ज़्यादा हाथियाँ होती हैं, हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्षेत्रवार वितरण में पश्चिमी घाट 11,934 हमारी विरासत पशु है। याद रखेंगे, हाथी हमारा। ठीक है, पुरानी तुलना 2017 के अनुमानित 27,312 हाथियों की तुलना में 18% कम है। ठीक है, जो 2017 का डाटा है, 17 का डाटा है, उसमें 27,000 था, अभी 22,000 बचा है। देखिए, सोचिए कितना कम हो गया है। लेकिन इस बार पहली बार डीएनए आधारित वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग हुआ है। मतलब पहली बार डीएनए आधारित वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग हुआ है। पहले तो हो सकता है, पहले कुछ ऐसे ही बता देते होंगे, 10 हाथियाँ रहते होंगे, बताते होंगे 50 हाथियाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहली बार डीएनए आधारित डाटा का उपयोग हुआ है, तो थोड़ा सा एक्यूरेट डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिए, जितनी भी चीज़ें हैं याद रख लेंगे कि क्षेत्र में हाथी कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो ये पश्चिमी घाट में, इसके बाद उत्तर पूर्वी ब्रह्मपुत्र पहाड़ी में, इसके बाद शिवालिक और गंगा के मैदान में, फिर मध्य भारत के पूर्वी 1891। ठीक है, यहाँ देखते हैं पुरानी तुलना 27 इतना 18% कम है। पहली बार डीएनए आधारित हुआ है। भारत में हाथियों की गणना 1929 में शुरू हुई थी, प्रत्यक्ष गिनती की जाती थी। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू होने के बाद हाथियों की गणना हर 5 वर्ष में होने लगी। ठीक है, इसमें जलाशय गिनती, गोबर गिनती और ट्रांसेक्ट सैंपलिंग जैसी पद्धतियां अपनाई जाती थी। असंगतता की समस्या, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद्धति अपनाने से डेटा में असंगतता रहती थी। 2005, 10 और 17 2005, 10 और 17 में सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट सेंसस किया गया। इसमें एक समान मानक अपनाया गया। नई पद्धति 2000 जो 21 से 25 में, इसमें क्या हुआ? 2021-25 के लिए सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिमेंट एस्टिमेट SAIE शुरू किया गया। तो ये पूछ सकते हैं किसी भी पेपर में कि ये SAIE है क्या। ठीक है, जब टफ पेपर बनेगा तो सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टीमेट। ठीक है, सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टीमेट यह पहली बार डीएनए आधारित पहचान का उपयोग करती है। इसे सटीक और तुलनीय राष्ट्रीय मानक है। याद रखिए, सटीक और तुलनीय राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें, भारत में 2025 में डीएनए आधारित हाथी गणना रिपोर्ट में कुल 22,446 हाथी पाए गए। कितने पाए गए? 22,446 हाथी यहाँ पर पाए गए। तो एकदम सही है। यह पहली बार है जब हाथियों की गणना डीएनए आधारित पहचान की गई। हाँ, सही है। यह पहली बार है जब हाथियों की गणना डीएनए पर आधारित किया गया। करें, हम 2017 के अनुमानित 27,312 हाथियों की तुलना में 2025 में रिपोर्ट में कि लगभग 18% कम हो गया। करें, लगभग 18% की कमी दर्ज की गई है। 2025 की गणना में अलग अलग राज्यों की पद्धति अपनाई गई, जिसमें डेटा असंगत रहा है। करें, जिसमें डेटा क्या हुआ है? असंगत रहा है। ठीक है, 25 की गणना में अलग राज्यों के ये डेटा संगत नहीं, डेटा संगत रहा है। ठीक है, ये तो आपका क्या है? गलत है। ये पहला वाला सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब आज आपका मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है, इसलिए हमने इतना ही क्वेश्चन लाया। अब अगला जो आपका होगा नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, अब 1 से 2 वीडियो यहाँ पर वीडियो लगेगा। ठीक है, एक वीडियो हो गया है राष्ट्रीय का, मैं कह रहा हूँ। इसके बाद हो सकता है 2 वीडियो और लग जाए, तो पूरा राष्ट्रीय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।